आम्रपाली सोम राजकुमार मणिधर और राजकुमारी मुकुंदा के साथ मिलकर प्रमाण ढूंढ रही थी। काफी देर तक ढूंढने के बावजूद भी जब उसके हाथ कुछ नहीं लगा, तब आम्रपाली ने बाग के अलावा सभी जगहों पर प्रमाण खोजने के लिए सब कुछ चारों दिशाओं में भेज दिया था। जब वो खुद बाग से बाहर की तरफ जा रही थी, तभी उसकी नजर वहां पर बने चबूतरे पर पड़ी। उस चबूतरे की तरफ देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। चबूतरे के ऊपर जो मूर्ति रखी थी, उसके पैर के पास रक्त के कुछ छींटे लगे हुए थे। वो देखकर आम्रपाली तुरंत उसके पास पहुंच गई। उसने हैरान होते हुए कहा, ये खून, ये यहाँ कैसे? आम्रपाली उसके चारों तरफ देखने लगी। तभी उसने देखा कि खून के छींटों के निशान चबूतरे के पीछे की तरफ जा रहे हैं। आम्रपाली उस तरफ भागी। वहाँ काफी झाड़ियां थी, लेकिन उस जगह पर नीचे बहुत सारे खून के धब्बे थे। ये देखकर आम्रपाली स्तब्ध रह गई। उसने हैरान होते हुए कहा, इसका मतलब कल रात्रि विक्रमदेव की हत्या यही हुई थी। ये देखते ही आम्रपाली सोम, मणिधर और राजकुमारी मुकुंदा को बुलाने के लिए भागी, लेकिन तब तक गुप्तचर ने आम्रपाली को वहां से ये सब करते हुए देख लिया था। वो तुरंत वहां पहुंच गया जहां पर खून के धब्बे लगे हुए थे। गुप्तचर ने एक बार चारों तरफ नजर घुमाई और अपने थैले में रखा कपड़ा निकाला और वहीं नीचे बैठ गया। आम्रपाली उन तीनों को महल के अलग अलग कोनों से ढूंढकर एक जगह पर मिलती है, जहां आम्रपाली उन सभी को खून के निशान मिलने की बात बताने लगी। वो सभी तुरंत वहां से निकलकर बाग के उस हिस्से में पहुंचते हैं। फिर वहां पहुंचकर आम्रपाली कुछ देर तक अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाती। जब वो देखती है कि वहां खून के धब्बों का नामो निशान भी नहीं है, तो वो स्तब्ध रह जाती है। आम्रपाली अचंभित होकर कहती है, ये क्या? कुछ देर पहले तो हम यहाँ पर रक्त के निशान देखकर गए थे, वो अचानक गायब कैसे हो गए? सोम, राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर आम्रपाली की तरह असमंजस्य में थे। सोम ने कहा, आम्रपाली जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आम्रपाली फिर चबूतरे के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर खून के निशान ढूंढने की कोशिश करी थी, लेकिन उसकी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। आम्रपाली परेशान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले उसने जो देखा था वो अब वहाँ नहीं है। अचानक ये सब कैसे हो गया? उसने उन तीनों को यकीन दिलाते हुए कहा, हम सच कह रहे हैं, अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पर रक्त के धब्बे देखे थे। तभी राजकुमारी मुकुंदा ने आम्रपाली को समझाते हुए कहा, आम्रपाली, हमें लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। सुबह से ही तुम परेशान हो और अब थक चुकी हो। आम्रपाली ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं राजकुमारी, अब तो हमें और भी ज्यादा यकीन हो चुका है कि कोई तो है जो ये सब कर रहा है। वो हमारे आसपास ही है और उसी ने ये सब किया है। जब तक हम आप लोगों को बुलाने गए, उसने यहाँ आकर सारा खून साफ कर दिया, ताकि हम किसी को बता ना सके कि विक्रमदेव की हत्या बाग में हुई है, ना कि हमारे कक्ष के सामने। इसकी बात सुनकर सभी सोच में डूब गए। राजकुमार मणिधर अपने चारों तरफ देखने लगे और मनी मन सोचने लगे कि वाकई कोई हम पर नजर रख रहा है। कुछ देर पहले मुझे किसी के यहाँ होने का आभास भी हुआ था। क्या वो सही था? यहाँ गुप्तचर ने आचार्य तक ये बात पहुंचा दी थी कि आम्रपाली उस बाग में सबूत ढूंढ रही है, और इससे पहले कि वो किसी और को उन खून के धब्बों के बारे में बताती, उसने सारे सबूत वहां से मिटा दिए। ये जानकर आचार्य ने उस गुप्तचर से कहा, बहुत खूब, इसी तरह आम्रपाली के हर एक हरकत पर नजर रखो, और यदि उसे कोई प्रमाण मिल भी जाए तो उसे समाप्त कर देना। वो प्रमाण कोई वस्तु हो या कोई इंसान। यदि आम्रपाली को लगता है कि वो महल के अंदर से प्रमाण इकट्ठा कर लेगी, तो वो बेवकूफ है। ढूंढने दो उसे। जब तक हम महाराज के पद पर हैं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब तक महाराज वापस लौट कर आएंगे, तब तक आम्रपाली को मृत्यु दंड मिल चुका होगा। इधर आम्रपाली को ज्ञात हो चुका था कि हत्या करने वाला उसी के महल में है, तो वहीं सम्राट बिंबिसार जल्द से जल्द वैशाली जाने की कामना कर रहे थे। वो इस वक्त रानी कौशला देवी के पास जाकर बैठे हुए थे। रानी कौशला देवी जिस तरह से सुबह करहा रही थी, अब वैसा कुछ भी नहीं था। बस वो शैया पर लेटी हुई थी। सम्राट को परेशान बैठा हुआ देखकर उन्होंने कहा, सम्राट निश्चिंत रहिए, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन सम्राट का दिमाग आम्रपाली के पास था। उन्होंने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ रानी, आपको जल्द से जल्द ठीक होना ही होगा। हम एक महत्वपूर्ण कार्य से बाहर भी जाना है। सम्राट ये सब बेफिक्र होकर रानी कौशला देवी से कह रहे थे, लेकिन रानी कौशला देवी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने सम्राट से कहा, सम्राट, हम भी यही चाहते हैं। ये बोलकर वो अपने मन में कहती हैं, सम्राट, हमें अच्छे से पता है कि आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम तभी ठीक होंगे जब आम्रपाली का अंत हो चुका होगा। अच्छा हुआ आचार्य ने हमें पहले ही उनके षड्यंत्र के बारे में बता दिया था, अन्यथा अभी सम्राट यहाँ नहीं बल्कि वैशाली में होते। तभी राजवैद्य ने आकर रानी कौशला देवी को औषधि दी। उसी वक्त रानी चेलना वहां आ गई।
उन्होंने जब देखा कि कौशला देवी की तबीयत सुबह से बेहतर है तो उन्होंने कहा, क्या बात है रानी, अब तो आप काफी ठीक नजर आ रही हैं। रानी चेलना कौशला देवी पर संदेह कर रही थी क्योंकि सुबह तक वो मृत्यु के कगार पर थी और सम्राट से वचन लेते ही उनकी तबीयत और उनका व्यवहार दोनों बदल चुके थे। रानी कौशला देवी रानी चेलना से कुछ नहीं बोलती हैं और मुस्कुराकर बात वहीं दबा देती हैं। लेकिन सम्राट को बेचैनी हो रही थी। वो वहां से उठकर बाहर की तरफ आ गए। उन्होंने बाहर खड़ी राजवैद्य से कहा, रानी कौशला देवी को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? राजवैद्य ने उन्हें बताया कि कम से कम 1 सप्ताह तो लग सकता है, लेकिन सम्राट के लिए ये 1 सप्ताह 1 साल के बराबर था। उन्होंने कहा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रानी कौशला देवी को ठीक कीजिए। ये बोलकर सम्राट बिंबिसार अपने कक्ष में आ गए। इधर सम्राट आम्रपाली के पास जाने की तैयारी कर रहे थे और वहां आम्रपाली को पूरा यकीन हो चुका था कि प्रमाण अगर कहीं मिल सकता है तो सिर्फ उस बाग में। वो उस जगह का कोना कोना छानने लगी, लेकिन वहां खड़े सोम, राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर को आम्रपाली का ये व्यवहार असामान्य लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि थकान की वजह से आम्रपाली को अब कोई भ्रम हो रहा है, इसलिए वो ऐसे अजीब अजीब से बर्ताव कर रही है। उन तीनों ने उसे एक एक करके समझाने की कोशिश की कि उसे आराम कर लेना चाहिए और ये सब अगले दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन आम्रपाली थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए अचानक से आम्रपाली ने कहा, मिल गया। जैसे उसने ये कहा वो तीनों भागते हुए उस चबूतरे के पास पहुंच गए। दूर खड़ा गुप्तचर भी ये सब देख रहा था। आम्रपाली के हाथ में कुछ था और उसकी आंखों में चमक भी नजर आ रही थी। उसने उन तीनों की तरफ उस वस्तु को दिखाते हुए कहा, ये देखो, इसी से विक्रमदेव की हत्या की गई है। आम्रपाली के हाथ में खंजर था जिस पर खून लगा हुआ था, जो वहीं झाड़ियों के बीचों बीच फंसा हुआ था। आम्रपाली ने वहां खून के दाग देखे थे, इसलिए वो लगातार सिर्फ वहीं पर प्रमाण ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उस खंजर को देख तीनों ही हैरान थे। उन तीनों को अब आम्रपाली की बातों पर यकीन हो गया था कि वो जो भी कुछ कह रही है सही कह रही थी। तो आम्रपाली ने कहा, तुमने कहा था ना कि हम पर कोई नजर रख रहा है, और वो जो भी कोई है इस वक्त भी उसकी नजर हम पर है और इस खंजर पर भी। हम इसे संभाल कर रखना होगा। तभी सोम ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, यदि ऐसी बात है तो इस वक्त हमें महल के अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कोई है वो हमारी बातें सुन रहा होगा। इसके बाद सभी आम्रपाली के कक्ष में चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही सोम ने कक्ष का दरवाजा बंद कर लिया। आचार्य का गुप्तचर उनका पीछा करते हुए वहां आया था, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो ना उनकी बातें सुन पा रहा था और ना ही उसे ये पता लग पा रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। अगले पल राजकुमारी मुकुंदा ने आम्रपाली से सबसे पहले एक सवाल किया। उसने कहा, क्षमा करना आम्रपाली, लेकिन इस खंजर से तुम कैसे सिद्ध करोगी कि विक्रमदेव को तुमने नहीं मारा? उसके सवाल पर सोम और राजकुमार मणिधर भी आम्रपाली की तरफ उलझन भरी नजरों से देखने लगे। आम्रपाली ने उसका जवाब देते हुए कहा, आप उचित कह रही हैं राजकुमारी मुकुंदा। हम भी फिलहाल ये नहीं समझ पा रहे कि इस खंजर से कैसे साबित करेंगे कि विक्रमदेव की हत्या हमने नहीं की, लेकिन कोई तो रास्ता होगा इससे उस हत्यारे तक पहुंचने का। वैसे भी इस खंजर का महल के अंदर हमारे बाग के पास मिलना ये तो साबित करता है कि वो 2 सैनिक जिनके साथ विक्रमदेव इस महल में आए थे, वो बिना किसी की सहायता के यूं ही महल में नहीं घूम सकते और ना ही विक्रमदेव को वो मार सकते हैं। मतलब इस महल में कोई तो है जो उनकी सहायता कर रहा है। आम्रपाली अपनी बात कहते हुए उस खंजर को इधर से उधर घुमाती रही। तभी सोम की नजर उस खंजर के हत्थे पर पड़ी, जिसके कोने में एक अजीब तरह का छोटा सा चिन्ह बना हुआ था। उसे देखते ही सोम ने कहा, आम्रपाली जी, आपने ये चिन्ह देखा? कहते हुए उसने उस चिन्ह की तरफ इशारा किया। सब उसे देखने लगे। वो एक नाग जैसा चिन्ह था। सोम उसे अपने हाथ में लेकर देखते हुए कहता है, इस निशान को मैं पहचानता हूँ। सोम के इतना कहते ही आम्रपाली की आंखों में उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। उसने तुरंत पूछा, बताओ सुलोचना, ये निशान तुमने कहाँ देखा है? सोम ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, आम्रपाली जी, जहाँ हम रहते हैं वहां से ठीक 20 योजन दूर एक कबीला है। उस कबीले के बाहर एक बड़ी सी चट्टान है जिस पर हमने ये चिन्ह देखा था। सोम के इतना कहते ही राजकुमार मणिधर ने उससे सवाल किया, सुलोचना, क्या तुम्हें पूरा यकीन है यह वही चिन्ह है? क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और इस चिन्ह का पता लगाने में हम अपना समय नहीं बर्बाद कर सकते। इसके चलते कोई और महत्वपूर्ण प्रमाण हमारे हाथ से निकल ना जाए। लेकिन राजकुमार मणिधर की बात को काटते हुए आम्रपाली ने कहा, लेकिन राजकुमार, हमारे पास इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है। हो सकता है ये खंजर जिस कबीले का हो वहीं हमें वो 2 बहरूपिये मिल जाएं। राजकुमारी मुकुंदा भी आम्रपाली के समर्थन में आ गई थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि अगले दिन ही वो उस कबीले में जाएंगी और पता लगाएंगी कि ये खंजर किसका था। इधर रात होते ही आम्रपाली के महल में सभी अपने अपने कक्ष में जाकर अगले दिन की तैयारी करने लगते हैं।
लेकिन वहीं युवराज स्वर्णसेन बौद्ध भिक्षु के साथ उनकी कुटिया पर पहुंचते हैं। कुटिया में आते ही बौद्ध भिक्षु ने उनसे कहा, पुत्र तुम थक गए होगे, कुछ समय यहीं आराम कर लो और अगले दिन सुबह होते ही निकल जाना। लेकिन स्वर्णसेन को अब चैन नहीं था। उन्होंने कहा, गुरुदेव क्षमा कीजिए, परंतु हम जिसकी खोज में निकले हैं उसका जल्द से जल्द मिलना अति महत्वपूर्ण है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कहाँ है? युवराज को सरना के लिए परेशान होता हुआ देख बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, हर किसी को किसी न किसी चीज की तलाश है, किसी को ज्ञान की, किसी को धन की और किसी को अपने आप की। जिस तरह तुम अपने मार्ग पर चल रहे हो, तुम्हें भी तुम्हारा लक्ष्य जल्द प्राप्त होगा। इतना कहकर उन्होंने युवराज स्वर्णसेन को अपनी कुटिया के किनारे पर रखी पोटली की तरफ इशारा करते हुए कहा, कल रात्रि वो कन्या हमारी कुटिया छोड़कर चली गई थी, लेकिन अपना सामान ले जाना भूल गई थी। शायद जिसकी तलाश तुम्हें है ये उसी का ही है। उसकी बात सुन युवराज स्वर्णसेन तुरंत उस पोटली के पास आए और उसमें रखे सामान को एक एक करके टटोलने लगे। उसमें सरना के सैनिक वाले वस्त्र थे जिसमें मिट्टी लगी हुई थी। उसे देख युवराज की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, ये उसी के हैं गुरुदेव, परंतु यदि वो ठीक है तो वैशाली वापस क्यों नहीं आई? बौद्ध भिक्षु ने युवराज को सारी बातें बताई और अंत में कहा, पुत्र वो कन्या ठीक नहीं है, उसकी याददाश्त जा चुकी है। ये समाचार युवराज के दिलो दिमाग पर बिजली की तरह गिरा। सरना का याददाश्त खो बैठना उनके लिए सदमे जैसा था। कुछ पल के लिए वो तो होश में ही नहीं थे, लेकिन खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा, गुरुदेव क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त वो कहाँ गई होंगी? बौद्ध भिक्षु को उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, लेकिन उनके पास एक कपड़ा था जिससे उन्होंने युवराज को थमाते हुए कहा, ये देखिए, वो ये संदेश छोड़कर गई है। युवराज उस कपड़े को लेकर उसमें लिखी बातें पढ़ने लगे। उसमें बस इतना ही लिखा था कि हम आपके सिर पर बोझ बनकर यहाँ और नहीं रह सकते, भिक्षु महाराज हमें क्षमा करें। लेकिन उस संदेश को पढ़कर युवराज ने तुरंत अपना साफा निकाला और वो उसमें लिखे हुए शब्दों को अपने साफे पर लिखे शब्दों से मिलाने लगे। उन दोनों की लिखावट एक जैसी थी, जिसे देख मायूस युवराज की आंखों में फिर से चमक आ गई और वो खुश होते हुए कहते हैं, अब समझ आया, उस चोर के इतने करीब आने के बावजूद भी हमारे घोड़े ने कोई हलचल क्यों नहीं की, क्योंकि वो चोर नहीं सरना थी और हमारे घोड़े को उसकी पहचान थी। सब कुछ जान लेने के बाद युवराज स्वर्णसेन एक पल के लिए भी वहां नहीं रुके। वो बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद कर तुरंत सरना को ढूंढने निकल गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि अभी सरना कहीं आसपास ही होगी। इधर नीलपद महल में सारी रात आम्रपाली को नींद नहीं आ रही थी। उसे इस समस्या से निपटने का समाधान नहीं मिल रहा था। तभी उसे भानु प्रताप की याद आई। उसे एहसास हुआ कि यदि वो यहाँ होता तो शायद एक बार में सारा सच बाहर आ जाता और उस पर इतना अत्याचार करने की आचार्य की हिम्मत भी नहीं होती। उन्हें याद कर आम्रपाली ने कहा, भानु प्रताप जी, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमें आपकी प्रतीक्षा है। हमें इस समस्या से बाहर निकालने में आपकी सहायता की जरूरत है। उन्हें याद करते हुए उनके शब्द आम्रपाली के कानों में गूंजने लगे। आम्रपाली, एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारा शत्रु कभी भी हमसे दूर नहीं होता। वो हमारे सामने रहकर हम पर वार करता है, पर हम उसे ढूंढ नहीं पाते। इसका एक ही उपाय है, अपने मन को स्थिर रखकर उस व्यक्ति के अगले वार की प्रतीक्षा की जाए और फिर वो कोई ना कोई ऐसी भूल अवश्य करेगा जिससे आप उसे रंगे हाथों दबोच सकते हैं। ऐसी स्थिति में शांत और सतर्क रहना ही सबसे उचित मार्ग है। ये सोचते ही आम्रपाली ने चैन की सांस ली और वो अपने आप में विश्वास जगाते हुए कहती है, धन्यवाद भानु प्रताप जी, आपने यहाँ ना होकर भी हमारी सहायता की है। हमें समझ आ गया है कि अब हमें क्या करना है। आखिर क्या करने वाली थी आम्रपाली? क्या उन्हें उस कबीले में वो 2 बहरूपिये मिल जाएंगे? क्या रानी कौशला देवी का सत्य सम्राट को पता चल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।